प्यारे बच्चों नमस्कार। हम लोग हमारी हिंदी साहित्य की प्रथम पाठ्य पुस्तक हिंदी भाषा और साहित्य के इतिहास को पढ़ रहे थे और इस पुस्तक को पढ़ने के साथ साथ हमारी जो दूसरी यूनिट है जिसके अंदर हिंदी भाषा की जो बोलियां हैं जिन्हें उपभाषा कहा जाता है तो उनको हम लोग पढ़ रहे थे। और इसी क्रम के अंदर हम लोगों ने इससे पहले आज का जो अपना बिंदु है जिसके अंतर्गत पश्चिमी हिंदी आती है तो उन पश्चिमी हिंदी से पहले हम लोगों ने पूर्वी हिंदी के बारे में पढ़ा जिसके अंदर अपनी अवधी भाषा रही थी और अवधी की अपनी खुद की अलग विशेषताएं थी। किंतु आज हम लोग पश्चिमी हिंदी के बारे में पढ़ेंगे और पश्चिमी हिंदी के बारे में कुछ प्रमुख बोलियां आती हैं जिनके अंतर्गत सबसे पहले जिक्र किया जाए तो ब्रज भाषा वैदिक काल से चली आ रही भाषा साहित्य की दृष्टि से अपने आप में एक उच्चतम स्थान रखती है और इसके अंदर साहित्य ही नहीं बल्कि लोक साहित्य और कह सकते हैं कि लोक साहित्य के साथ साथ उस समय जो परिनिष्ठ साहित्य था वो भी इसमें लिखा गया। इसके साथ साथ इसकी जो सहायक बोलियां और उस दौरान जो बोलियों का अन्य पश्चिमी क्षेत्र में जो प्रयोग किया जाता था जिसके अंतर्गत खड़ी बोली हिंदी है, हरियाणवी है, बुंदेली है, कन्नौजी है, तो इनका जिक्र भी हम लोग करेंगे। किंतु सबसे पहले जो अपनी आज की जो बोली उसके अंतर्गत जो ब्रज भाषा आती है तो ब्रज का जो अर्थ है, ब्रज का अर्थ है गोष्ठ से। गोष्ठ का मतलब है कि जो गायों के बैठने का स्थान, क्योंकि उस समय का जो जिक्र हम लोग कर रहे हैं आदिकाल के दौरान जो साहित्य की भाषा रही ब्रज भाषा, तो उस समय जो पशुधन है वो बहुत ज्यादा हुआ करता था और पशुओं को ही एक तरह से संपत्ति के रूप में देखा जाता था। तो जहां गायों के बैठने का स्थान वो गोष्ठ बना और गोष्ठ से का जो संबंध है वो ब्रज भाषा से रहा है। तो इसकी खातिर बताया गया। अब इसका जो क्षेत्र है वो शैवसैनी अपभ्रंश से इस भाषा की जो उत्पत्ति है वो हुई और उस उत्पत्ति होने के साथ साथ देखा जाए तो हिंदी साहित्य के अंदर अधिकांश जो रचनाकार हैं चाहे वो आदिकाल के रहे हों, चाहे वो मध्यकाल के भक्ति काल के कहें, चाहे हम लोग रीति काल के कहें या फिर आधुनिक काल के कहें, तो सभी रचनाकारों ने उन्होंने अपनी जो लेखन शैली है उस लेखन के अंदर ब्रज भाषा का प्रयोग किया, क्योंकि ब्रज भाषा की अपनी कुछ विशेषताएं हैं। उन विशेषताओं को भी हम लोग पढ़ेंगे और उसके साथ साथ ब्रज का जो प्रयोग करने वाले हैं सबसे ज्यादा जो ब्रज भाषा का प्रयोग किया वो सूरदास जी ने किया। और सूरदास जी अकेले नहीं, उनके साथ साथ अष्टछाप के जो कवि थे उन्होंने भी अपनी साहित्य के अंदर ब्रज भाषा का प्रयोग किया। इसके साथ साथ बिहारी जी हैं, बिहारी जी का जो संबंध है वैसे तो बुंदेलखंड से आते हैं, किंतु बुंदेलखंड के अंदर भी ब्रज भाषा का प्रयोग किया जाता है। बिहारी जी ने बिहारी सतसई की रचना की, उन्होंने अल्प शब्दों के अंदर सागर में गागर भरने का कार्य किया, दोहा छंद की रचना की। उनके जो दोहे जैसे कहते हैं कि बिहारी के दोहे जो नाविक के तीर देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर, अर्थात छोटे छोटे शब्दों से छोटे छोटे छंदों से और उन्होंने बहुत बड़ी बात कह दी। तो जो रचना रही वो बिहारी जी की ब्रज भाषा के अंदर। इसी क्रम में रीति काल के एक कवि आते हैं, वैसे बिहारी जी का भी संबंध रीति काल से ही है, भूषण जी हैं। तो भूषण जी वैसे देखा जाए तो वीर रस के कवि हैं, किंतु अपनी जो साहित्य रचना उन्होंने की, लेखन जो किया वो ब्रज भाषा के अंदर ही किया। केशवदास जी हैं, केशवदास जी भी रीति काल के कवि रहे हैं, रामचंद्रिका की रचना की उन्होंने, तो इसमें भी इन्होंने इस भाषा का प्रयोग किया। नरोत्तम दास जी हैं, उसके साथ साथ आधुनिक युग के जो जनक कहे जाते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं, तो उन्होंने भी वैसे तो देखा जाए तो भारतेंदु जी हरिश्चंद्र जी आए तो उन्होंने क्या है कि ब्रज भाषा को थोड़ा सा दरकिनार कर दिया था। उसके बाद वो खड़ी बोली हिंदी को लेकर के आए थे और उनकी अपनी खुद की जो उन्होंने हिंदी भाषा की विशेषता बताई, क्योंकि अधिकांश देखा जाए तो साहित्य के अंदर और रीति काल के अंदर
और भक्ति काल के अंदर ब्रज भाषा का प्रयोग होता रहा। उसके साथ साथ रत्नाकर जी हैं, रीति काल के ये कन्या कवि, प्रेम के पीर के कवि कहे जाते हैं घनानंद जी, रस खान जी, जिन्होंने कवित्व और सवैयों की रचना की, बड़ी उत्कृष्ट कोटि के रचनाकार रहे। सेनापति जी हैं, रीति काल के कवि हैं, देव पद्माकर, ये सारे के सारे जो कवि वो रीति काल के कवि। अब हम लोग जो अपनी पश्चिमी हिंदी है, और पश्चिमी हिंदी के अंदर विशेष करके ब्रज भाषा का जिक्र करें तो ब्रज भाषा अकेली परिनिष्ठ साहित्य की नहीं, लोक साहित्य की भाषा भी रही। जिस तरह से आदिकाल के अंदर साहित्य की रचनाओं के अंदर ढोला मारू जो दूहा है, और उनके अंदर जिस तरह से पिंगल, डिंगल और पिंगल भाषा चला करती थी, तो पिंगल को एक ब्रज भाषा, पिंगल का जो रूप है वो उसको ब्रज भाषा के साथ ही जोड़ा गया है कि ब्रज की रज अर्थात भगवान ने श्री कृष्ण जी से जुड़ी हुई, और उन्हीं का स्मरण करते हुए हम लोग आज इनका अध्ययन करेंगे। तो उनकी खातिर बताया जाता है कि मध्य का जो क्षेत्र, मध्य के क्षेत्र के अंतर्गत, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि अपने जो ये जो 7-8 राज्य हैं, जिन 7-8 राज्यों के अंदर हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ है, तो इन सब राज्यों के आसपास की जो पश्चिमी क्षेत्र जो लगता था, उन पश्चिमी क्षेत्र में इस बोली का जो प्रभाव है वो हम लोगों को देखने को मिला। क्योंकि जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि सीमित से क्षेत्र के अंदर इन भाषाओं का प्रयोग किया जाता था। अब इनका जो संबंध है वो आसपास के अपने जो क्षेत्र है उसमें देखने को मिलता है। जैसे कि हमारा जो पश्चिमी क्षेत्र है, और पश्चिमी क्षेत्र के अंतर्गत जो राजस्थान के 2 जिले हैं जिनमें भरतपुर और धौलपुर आता है, तो उस क्षेत्रों के अंदर भी इस बोली का जो प्रभाव है वो देखने को मिलता है। उसके साथ साथ दिल्ली एनसीआर का जो क्षेत्र है, और दिल्ली एनसीआर के क्षेत्र के साथ साथ यूपी का जो आगरा है, मथुरा है, अलीगढ़ है, बदायूं है, बरेली है, बुलंदशहर है, तो इनके अंदर भी जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है वो ब्रज भाषा है। अब ब्रज भाषा की अपनी विशेषता, उन ब्रज भाषा की विशेषता के अंतर्गत बताया जाता है कि आदिकाल के दौरान, और वैसे देखा जाए तो अलग अलग विद्वानों ने अपनी अलग अलग राय दी, लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इसको 1050 से जोड़ा, किसी ने इसको 750 से जोड़ दिया। लेकिन ब्रज भाषा को देख रहे हैं तो ब्रज भाषा की खातिर बताया जाता है कि इसकी जो शुरुआत है करीबन 1000 के आसपास ही हो गई थी, और 1000 के आसपास होने के बाद 1000 से लेकर के और 1525 तक ये आदिकाल में चलती रही। उसके बाद जैसे रीतिकाल आया अपना, मध्यकाल आया, तो मध्यकाल का जो संबंध वो 1375 से जोड़ा जाता है, किंतु यहाँ इसको क्या है कि 1525 से लेकर के 1800 तक का समय रखा गया। वहां इसका जो समय है वो 1375 से 1700 तक का रखा गया। उसके बाद क्या है कि आधुनिक काल आ गया। आधुनिक काल के अनुसार जब ब्रज भाषा के इतिहास को हम पढ़ते हैं तो ब्रज भाषा के इतिहास में बताया जाता है कि 1800 से लेकर के अब तक ये कहें कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने जब से आगे इसकी शुरुआत की, कहने का मतलब ये था कि आधुनिक हिंदी खड़ी बोली का प्रयोग किया। उससे पहले क्या है कि ब्रज भाषा का जो प्रयोग है वो होता रहा। तो इसकी इस तरह से 3 कालों के अंदर इसकी अपनी एक समय सीमा है। अब समय सीमा के साथ साथ ब्रज भाषा का जो सर्वाधिक प्रयोग है वो इन कवियों ने किया, और विशेष करके साहित्य के अंदर मुख्य रूप से ये जो कवि हैं, इनके साथ साथ अन्य कवि भी, किंतु ब्रज भाषा का मुख्य रूप से प्रयोग करने वाले जो कवि हैं, जिनमें सबसे पहले सूरदास जी का नाम आता है। सूरदास जी जो है भगवान श्री कृष्ण जी के एक सखा के रूप में, क्योंकि श्री कृष्ण जी से जुड़ी हुई जो रचनाएं हैं उन रचनाओं के अंदर साख्य भाव की जो भक्ति है वो देखने को मिलती है। सगुण भक्ति तो देखने को मिलती ही मिलती है, क्योंकि साक्षात भगवान विष्णु जी के अवतार के रूप में श्री कृष्ण जी इस भूधरा पर आए, और उनके आने के पश्चात उन्होंने अपनी जो बाल लीलाएं की, जिसके साथ साथ अपनी जो बाल लीलाओं के अंदर जैसे गोवर्धन पर्वत को अपनी तर्जनी अंगुली पे उठा लिया, उसके साथ साथ कालिया सांप के ऊपर मर्दन करना,
भगवान श्री कृष्ण जी स्वयं ने गोकुल गांव के अंदर गायों को चराया एक चरवाहे के रूप में, क्योंकि जैसे ब्रज का जो संबंध है वो गायों की अधिकता के कारण है। तो स्वयं श्री कृष्ण जी के साथ है जो श्यामा गाय है वो स्वयं उनके साथ खड़ी हैं और एक संबंध इनका इनसे भी जोड़ लेते हैं। अब सूरदास जी की रचनाएं हैं, सूरदास जी की रचनाओं में ब्रज का जो प्रभाव है, ब्रज का प्रभाव इसलिए क्योंकि उस क्षेत्र के अंदर ही वो रहे और साख्य भाव की भक्ति देखने को मिली। सूरदास जी की रचना सुर सागर, सुर लहरी या कह सकते हैं कि भंवर गीत, उद्धव और गोपियों के मध्य का जो उपालम या उल्हाना, या फिर दाऊ जी बलराम जी भगवान श्री कृष्ण जी के बड़े भ्राता, तो उनका उनको खिंचाना एक तरह से कि यशोदा मैया तो आपको क्या है कि कहीं से मोल लेके आई थी, तो बार बार इस तरह से कहना कि आपको यशोदा जी ने थोड़ी ना जाया था, क्योंकि वैसे तो हम लोग जानते ही हैं कि श्री कृष्ण जी का जो जन्म है माता देवकी जी की कोख से हुआ। यशोदा जी ने उनका लालन पालन पोषण किया, नंद बाबा के यहाँ रहे, वासुदेव जी उनके पिता रहे, तो इस तरह से उनका जो संबंध है वो जुड़ता चला गया। ब्रज की रज, ब्रज की जो धूल है वो अपने आप में एक अलग ही मायने रखती है। इसी तरह से सूरदास जी ने अपनी काव्य रचना के अंदर ब्रज भाषा का प्रयोग किया। सूरदास जी ने अष्टछाप के जो 8 कवि रहे, नंददास जी हैं, चतुर्भुज दास जी हैं, परमानंद जी हैं, तो गोपाल दास जी हैं, तो ये सारे के सारे जो कवि हैं उन्होंने क्या है कि ब्रज भाषा का प्रयोग किया। बिहारी जी का जो संबंध है वो बुंदेलखंड से है, और हालांकि रीतिकाल के कवि थे, किंतु रीतिकाल के कवि होने के साथ साथ उस दौरान भी साहित्य सर्जन की जो भाषा थी वो ब्रज ही रही, और इन्होंने भी अपनी ब्रज भाषा का प्रयोग किया। बिहारी जी की जो उत्कृष्ट रचना सतसई, वो अपने आप में जिसके अंदर भक्ति नीति और श्रृंगार की त्रिवेणी है, वो रचना भी हमें ब्रज भाषा में देखने को मिलती है। भूषण जी वैसे रीतिकाल के कवि हैं, किंतु वीर रस का प्रयोग किया, और वीर रस के एक ओजस्वी शैली के अंदर, ओज गुण के अंदर कह सकते हैं अपने साहित्य के 3 गुण हैं, ओज, माधुर्य और प्रसाद, तो ओज गुण के अंदर और ब्रज भाषा का प्रयोग करते रहे। केशवदास जी ने रामचंद्रिका के अंदर जो संवाद योजनाएं रखी, उन संवाद योजनाओं में भी अपनी जो साहित्य सर्जन किया या अपनी रचनाएं लिखी, उनका भी प्रयोग ब्रज भाषा के अंदर ही करते रहे। नरोत्तम दास जी हैं, उसके साथ साथ आधुनिक युग के कवि भारतेंदु जी हैं। घनानंद प्रेम की पीर सुजान को लेकर के जो काव्य रचना की, सुजान नाम एक नर्तिका जो राज दरबार के अंदर नृत्य किया करती थी, उनके और आकृष्ट होकर के और उन्होंने एक प्रेम की पीर की रचना की, उसमें भी ब्रज भाषा का प्रयोग किया। रस की खान कहें हमें उन्हें, मतलब अनेक माधुर्य रस का आनंद कह सकते हैं कि अपने कवित्व और जो सवैया छंद हैं, उन सवैया छंद के अंदर उन्होंने अपनी रचना की। अब उनको हम लोग अब विशुद्ध रूप से जब हमारे मध्यकालीन जो दूसरी पुस्तक है उसके अंदर इनका हमें विस्तृत वर्णन करेंगे, क्योंकि इन्होंने अपने समय के दौरान और साहित्य को एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया इन्होंने, और जिसकी बदौलत आज हमें वो जो आदिकाल की रचनाएं हैं और उनको आज भी बड़े ही सुंदर ढंग से और हम लोग पढ़ते हैं। तो इसी क्रम में ब्रज भाषा की खातिर बताया कि जैसा मध्यवर्ती स्वर से नियमवंशिस की उत्पत्ति हुई, उसके साथ साथ पर्निष्ठ और लोक साहित्य रचा गया, और उसके साथ साथ ब्रज भाषा की अपनी व्याकरण जो है, उस व्याकरण की अपनी एक अलग विशेषता। कोई भी भाषा हो, उस भाषा के 2 भाव रहते हैं, एक आपका कला पक्ष, एक आपका भाव पक्ष। भाव के अनुसार तो मधुरता पूर्वक प्रत्येक पद के अंदर हम लोग उनको पढ़ते हैं और उनसे आनंद प्राप्त करते हैं, किंतु इसी का जो कला पक्ष है, कला पक्ष के अंतर्गत ये मान के चलो कि भाषा सौष्ठव सबसे पहले तो किसी उस कला को प्रदर्शित करने के लिए, अपने विचारों का आदान प्रदान करने के लिए, अपने विचारों को प्रस्तुत करने के लिए एक भाषा की आवश्यकता होती है।
तो भाषा सौष्ठव के अंतर्गत सबसे पहले ब्रज भाषा, और भाषा सौष्ठव के साथ साथ उस पदों में कौन से शब्द हैं, कैसा व्याकरण है, कैसे अलंकार हैं, कैसे छंद हैं, कैसी चौपाइयाँ हैं, तो उन चीज़ों का हम लोग अध्ययन करते हैं। तो इसी दौरान जो ब्रज भाषा है उसकी व्याकरण, उस व्याकरण को देखें तो इसके उच्चारण के अंदर एक ही ए का जो उच्चारण है वो अ या औ के साथ आता है, और जब इनका उच्चारण होता है तो ये जो है वो ए और ओ जैसा बनता है। उसके साथ साथ दूसरा वो कहता है कि इसके अंदर है का लोप होता है। है का लोप है, है का लोप किस तरह से, आप ये मान के चलो कि एक शाब्दिक अर्थ है साहूकार, एक शाब्दिक अर्थ है शाहूकार, लिखने में इस तरह से लिखा गया, किंतु ब्रज भाषा के अंदर हम इसको पढ़ते हैं या इसका लेखन करते हैं तो वो साहूकार होता है। ऊ की जो ध्वनि है वो निकलती है, जबकि है का वो लोप हो जाता है। इसी क्रम में देखें कि क अगर किसी शब्द के अंदर या किसी पंक्ति के अंदर क है तो क के स्थान पर च का प्रयोग कर दिया जाता है। जैसे कि हम लिखते हैं क्यों, ठीक है, क्यों अपने आप में वैसे तो प्रश्नवाचक है, ठीक है, कोई भी कार्य और फला व्यक्ति कह रहा है कि मैं ये कार्य करूं, तो आप कहें कि क्यों, तो उसके स्थान पर च्यों का प्रयोग किया जाता है, कह के स्थान पर चे आ जाता है। दोनों जो है वैसे व्यंजन वर्ग के अंतर्गत आते हैं, किंतु ब्रज भाषा के अंदर इनका जो प्रयोग है वो कह के स्थान पर चे हो जाता है, और इस तरह का जो शब्द निर्माण है वो होता है। अड़े, अड़े के स्थान पर रे का प्रयोग कर लिया जाता है। जिस तरह से अड़े के स्थान पर रे का प्रयोग कैसे होता है कि एक शाब्दिक शब्द है, जैसे साड़ी, साड़ी की जो अंतिम ध्वनि है वो अड़े की निकल रही है, किंतु ब्रज भाषा के अंदर हम इसका प्रयोग करें तो वो सारी हो जाता है, सारी। जैसे दूसरा शब्द लें तो घोड़ा, तो घोड़े का घोरो हो जाता है, ठीक है, कहने का मतलब अड़े का रे में परिवर्तन हो जाता है। जिस तरह से अपनी जो संधियां हैं, और संधियों के अंदर क्या है कि 3 प्रकार की संधि के अंदर जैसे व्यंजन संधि है, स्वर व्यंजन और विसर्ग है। तो व्यंजन संधि का क्या है कि उसके कुछ नियम है, उन नियमों के अंदर जिस तरह से एक शब्द है वाड में, तो वाड में का क्या है कि अगर संधि विच्छेद करें तो वो वाक में हो जाता है, तो वाक में हो जाता है, तो पहले का तीसरे में रूपांतरण और तीसरे का पांचवें में रूपांतरण, और ये फिर पांचवें का पहले के अंदर रूपांतरण। तो इसी तरह से क्या है कि इस रे का भी रे के साथ प्रयोग करें तो इस तरह से इनमें परिवर्तन है वो देखने को मिलते हैं। अगला इसी क्रम के अंदर रे का लय में परिवर्तन हो जाते हैं। जिस तरह से रे का लय में परिवर्तन होने के साथ बताया गया कि एक शब्द है बादल, तो बादल को अगर हम ब्रज भाषा में पढ़ेंगे तो ब्रज भाषा के अंदर पढ़ने के साथ साथ बादल का बादर हो जाता है, और जैसे ताला है, ताले का तारो हो जाता है, या भाला है तो भाले का भारो हो जाता है। तो इस तरह से इनका जो प्रयोग है वो किया जाता है। इसके साथ साथ ब्रज भाषा का प्रयोग जैसे मैंने आपको बताया कि वो 7-8 राज्यों के साथ साथ बंगाल और बिहार के क्षेत्र में भी इस भाषा को महत्व दिया जाता है। अब इसी की व्याकरण को हम पढ़ रहे थे, तो इस व्याकरण के साथ साथ बताया जाता है कि उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष, और उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष के अंतर्गत इनके जो सर्वनाम है, उन सर्वनाम में जैसे मैं स्वयं की खातिर, तो मैं का जो है वो मोए या मोही या मोसो या मेरो, तो इनका प्रयोग कर लिया जाता है। उसके साथ साथ हम, तो हम के साथ हमें, हमरो या मध्य पुरुष रावरो आदि का जो प्रयोग है वो किया जाता है। तो ये ब्रज भाषा की अपनी विशेषताएं, और इन विशेषताओं के साथ इन कवियों ने अपनी रचनाओं के अंदर और ब्रज भाषा का प्रयोग करते हुए और अपने भावों की जो प्रस्तुति है वो दी। थोड़ा सा संक्षिप्त में, जो पश्चिमी हिंदी है उस पश्चिमी हिंदी के साथ साथ कुछ अन्य जो बोलियां इसमें सम्मिलित की गई हैं या साथ रहती हैं, तो उन बोलियों का भी थोड़ा थोड़ा हमें विस्तृत वर्णन न करके थोड़ा संक्षेप में वर्णन कर लेते हैं। खड़ी बोली का जो संबंध है वो देखा जाए तो
रीतिकाल के बाद आधुनिक काल से इसका जो संबंध है वो जोड़ा जाता है, क्योंकि खड़ी बोली का जो क्षेत्र है वो क्षेत्र दिल्ली एनसीआर का क्षेत्र और हरियाणा से जो छूते हुए अब ये कह सकते हैं कि अपना जो भरतपुर और धौलपुर का जो क्षेत्र, तो उस क्षेत्र के अंदर इस भाषा का प्रयोग किया जा सकता है, या हरियाणा के आसपास ये कह सकते हैं कि हिसार है या बहादुरगढ़ है, ये जो क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों के अंदर इनका जो प्रयोग है वो किया जाता है। और खड़ी बोली की भी अपनी खुद की विशेषता रही है, क्योंकि खड़ी बोली का जो प्रयोग है वो आधुनिक युग में के जो जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी इसको प्रयोग में लेके आए। इसके साथ साथ हरियाणवी जैसा नाम आपको हरियाणा जो प्रांत है उससे इनका संबंध जोड़ते हैं, तो इसके आसपास का जो क्षेत्र है और उस आसपास के क्षेत्र में इस बोली का प्रयोग किया जाता है। हरियाणवी, हरि का आना, और एक इस धरा का बहुत बड़ा महासंग्राम कह सकते हैं हम लोग, महाभारत का जो युद्ध हुआ था, कुरुक्षेत्र का जो स्थान था वो भी हरियाणा के अंदर ही आता है। और हरियाणा में एक तरह से हिरणों की संख्या का मिलना या हिरणों की संख्या का अधिक होना, तो एक तरह से इसका जो संबंध है उससे भी जोड़ा जाता है। और हरी भरी हरियाली या दूध दही का खाना, तो उससे भी इनका जो संबंध है वो जोड़ा जाता है। उसके साथ साथ बुंदेली, तो बुंदेली का जो संबंध है वो बुंदेलखंड से जोड़ा जाता है। और बुंदेला नाम के शासक हुए, जिस तरह से हमारे जो कवि हैं रीतिकाल के कवि भूषण जी, तो भूषण जी ने दो रचनाएं की। एक तो महाराज शिवाजी छत्रपति जी को लेकर के, और शिवा बावनी, और एक बुंदेला नरेश है उनको लेकर के। तो रीतिकाल के अंदर ये जो दो रचनाएं, और दोनों ही रचनाएं वीर रस की, और वीर रस की रचना का जो संबंध रहा, तो बुंदेलखंड से इनका संबंध जोड़ा गया, क्योंकि बुंदेला जो नरेश थे, बुंदेला नरेशों ने जो बाहर से आए हुए आक्रामकता थे उनसे अच्छा खासा लोहा लिया, और लोहा लेने के साथ साथ अपनी जो संस्कृति को बचाने के लिए उन्होंने भरसक प्रयास किए। हालांकि वीरगति को प्राप्त हो गए, किंतु उनका जो इतिहास है आज भी इतिहास के पन्नों में अजर अमर है। और उसी उत्कृष्ट कोटि की जो रचना है वो भूषण जी ने की, शिवा बावनी और छत्रसाल, तो उनमें बुंदेला नरेश, तो बुंदेला नरेश के पराक्रम का परिचय दिया। तो एक जो पश्चिमी हिंदी की जो उपभाषा है या उपबोली के अंदर इसका संबंध भी जोड़ा जाता है। अगली जो भाषा है वो कन्नौजी का जो संबंध है वो कान्य कुब्ज से है। और फरुखाबाद का जो क्षेत्र है या यूपी का, या कहें कि कानपुर का जो क्षेत्र है, तो वो वाला जो क्षेत्र है उस क्षेत्र के अंदर इस भाषा का जो प्रयोग है वो किया जाता है। तो इस तरह से ये पश्चिमी हिंदी की कुछ बोलियां, और उन बोलियों के अंदर हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा इनके बारे में संक्षिप्त में पढ़ा। बाकी विस्तृत जो रूप है वो विस्तृत रूप हम लोग अपनी अगली कक्षा में पढ़